हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे, उसका हम शॉर्ट नोट्स में भी देखेंगे इसे इंग्लिश में, और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन रहेगी। ब्रिटिश भारत और रियासतों, जो देशी रियासतें थी, ब्रिटिश भारत जो था, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और लोकतंत्र के विकास होते हैं, उनकी क्या ग्रोथ रहती है, ठीक है, कैसे होता है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इसका परिचय देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद का शुरुआत होती है, जो विस्तार विकास होता है, और हमारे भारत की लोकतंत्र का इन इंडिया, भारत के अंदर, वॉज अ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा हार्ड होता है, एंड मल्टी फैक्टेड होता है, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस में मिले हुए होते हैं। प्रोसेस ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी फैसेटेड होता है। शेप बाय कॉलोनियल रूल, और इसको स्टार्टिंग में कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश ने हम पर शासन किया उससे शेप होता है। इंडिजीनियस सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट होते हैं, हमारे ही देश के अंदर सामाजिक राजनीतिक बहुत सारे आंदोलन होते हैं, वो भी इंडिजीनियस लोगों के द्वारा, लोकल जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके द्वारा। एंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल फॉर सेल्फ गवर्न, और यहाँ के लोगों के अंदर एक महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, जिसके कह सकते हैं ना, एक एस्पिरेशन थी, एक इच्छा थी कुछ करने की। वो क्या था कि हम अपना सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, हम अपना खुद रूल करेंगे अपने कंट्री के ऊपर। वाइल ब्रिटिश इंडिया सॉ रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ, जो ब्रिटिश इंडिया थी, यानी कि जहाँ पर इंडिया के दो पार्ट थे उस टाइम गाइस, जो एक ब्रिटिश इंडिया, एक प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, वहाँ पे क्या देखा गया, सो रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे लोगों के अंदर ऐसा देखा गया कि हमें थोड़ा और लोकतांत्रिक करना चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशन को आप डेमोक्रेटिक बनाइए। अंडर कॉलोनियल रिफॉर्म्स, जो कॉलोनियल रिफॉर्म्स जो सुधार होते थे औपनिवेशिक, उसके अंडर ऐसा देखा गया। द प्रिंसली स्टेट एक्सपीरियंस, जितने भी देसी रियासतें थी उन्होंने क्या महसूस किया, अ डिलेड एंड डिफरेंट ट्रैजेक्टरी अंडर ऑटोक्रेटिक रूल। वो कहते थे कि हमारे यहाँ पर ना, जो बाहर से ब्रिटिश रूल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है कोई भी डिसीजन में, और बहुत डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री है, ऑटोक्रेटिक रूल है, कुछ निरंकुश लोग ही शासन कर रहे हैं हम पर। टुगेदर दे फॉरगेट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस दैट क्लिमिनेटेड इन इंडियंस इंडिपेंडेंस इन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो जितनी भी देशी रियासतें थी उन्हें अंग्रेज़ों के साथ, कहने का मतलब है, बहुत ऑटोक्रेटिक फील होता था कि अंग्रेज़ उन पर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ इसके साथ जो उन्होंने ये भी इस चीज़ को भी गढ़ा अपने मन में कि पॉलिटिकल कंजेशन, राजनीतिक चेतना का उभार हुआ कि हाँ हम क्या हैं, दैट क्लिमिनेटेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। इसी के साथ भारत की स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई थी उस टाइम, एक महसूस की गई थी कि ज़रूरत है, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है, यानी कि जो ब्रिटिश, जहाँ पर ब्रिटिश लोग डायरेक्ट शासन करते थे, वहाँ नेशनलिज्म, वहाँ राष्ट्रवाद का विकास कैसे होता है। तो इसके कुछ फेजेस हैं। सबसे पहले अर्ली नेशनलिज्म, मॉडरेट फेज जिसे कहा जाता है, जिसका ईयर क्या है, 1885 से 1905 तक का इसका फेज है, जिसको कहते हैं अर्ली नेशनलिज्म मॉडरेट फेज। इसके अंदर क्या होता है गाइस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, फॉर्मेशन होती है, बनती है 1885 में। मार्क्ड द ऑर्गेनाइजेशन बिगिनिंग ऑफ नेशनल डिमांड, और यहीं से शुरुआत होती है कि हाँ हम राष्ट्रवादी डिमांड्स की बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। मॉडरेट डिमांड्स क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, संविधान में कुछ संशोधन, मतलब थोड़े रिफॉर्म, सुधार होने चाहिए, हमें नागरिकों को सिविल लिबर्टी, स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। इंडियनाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी जो प्रशासन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन पार्टिसिपेट करे, भारत के लोग। लेकिन ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो अपने ही देशों के लोगों को यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बनाकर लाए जाते थे। लेकिन ये डिमांड्स उठी थी कि अब हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म चाहिए, सिविल लिबर्टीज चाहिए, और इंडियनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है। लीडर्स कौन थे, लाइक दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, एंड एम्फसाइज डायलॉग एंड पिटीशंस। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बातचीत की, डायलॉग, पिटीशंस की, अपील की। तो इससे क्या हुआ है, डिमांड्स फॉर अर्ली जो नेशनलाइजेशन की डिमांड है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज होता है, यानी फेज जिसमें गर्म, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा उग्रवादी जो दल का है, वहाँ पे एक तरह से कहते हैं स्टार्ट हो चुका था। 1905 से 1917 के बीच में इनका पीरियड था, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो विभाजन देखने को मिला था हम लोगों को 1905 में। कब क्या होता है 1905 में, बंगाल टूट जाता है,
इग्निटेड विस्पर्स प्रोटेस्ट, और बहुत सारे प्रोटेस्ट और वी कैन से दैट आंदोलन वगैरह देखने को मिले। लीडर्स कौन थे इसमें? लाइक बाल गंगाधर तिलक। हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट उग्र कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिसे हम कहते हैं ना लाल पाल बाल, ये नाम से जाना जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, पाल में और लीडर्स, और लाला लाजपत राय असर्टिव नेशनलिस्ट थे। मतलब ये नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इन्होंने कि हम जो है हमारे राष्ट्रवाद की बात करेंगे, राष्ट्र को अलग करो, स्वदेशी लाओ, ठीक है, बॉयकॉट करो। ये जो मतलब बॉयकॉट की बात की, ब्रिटिश लोगों को बॉयकॉट करना, इनके जो सामान है उनको, और स्वदेशी का उजागर करना, पैसिव रेसिस्टेंस मेथड्स थे ये सब कुछ, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फेज आता है गांधीयन मास मूवमेंट्स का, जिसके अंदर गांधी जी जो है बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले गांधी इंट्रोड्यूस सत्याग्रह, गांधी ने सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस करवाया, और नॉन वायलेंट की हमें अहिंसा मास मतलब अहिंसा फैलाई है, मोबिलाइजेशन किया। मेजर मूवमेंट क्या क्या थे गांधी जी के, ये हमें नॉर्मली डेट्स के साथ याद रहने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले है मेजर मूवमेंट्स में चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार चंपारण में होता है 1917 में, ठीक है। फिर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में होता है। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि होता है कि एक साथ हमने अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। तो अब इनकी आप गैप से याद रखेंगे, 17, 20, 30 और फिर 42 में होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट, जो पीजेंट्स फार्मर थे, वुमेन नारियों का भी बहुत ज़्यादा, महिलाओं का, वर्कर्स जो लोग काम करते थे, मजदूर वगैरह, और मार्जिनलाइज जो हाशिए पड़ी समूह थे, जिनको एक तरह से हम कह सकते हैं अलग, जिन्हें देखा जाता था, वैसे लोगों ने भी, जो दलित से वी कैन से दैट दलित्स एंड ऑल, सबने इन्वॉल्वमेंट किया था इन सभी मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। कौन कौन से मूवमेंट्स है फिर से एक बार देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, जिसमें हम साथ नहीं देते थे बिल्कुल भी, सिविल डिसोबीडियंस अवज्ञा आंदोलन 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये मूवमेंट चलाए गए थे, गांधी जी ने चलाए थे, ओके। फिर हम देखते हैं राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। अब यहाँ पर किन का राइज होता है? जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी लोग थे उनका जो राइज हो जाता है, यानी कि वो उभर कर आते हैं। जिस समय हमें देखने को मिला डिमांड्स के अंदर उठती हैं फॉर्मेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स। अब कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो क्रांतिकारी समूह थे उनका ग्रुप बनता है। फर्स्ट में लाइक हम देख सकते हैं HSRA, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हशरा, हम इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, हशरा का स्टार्ट हो जाता है। फिर एक्शन ऑफ भगत सिंह का एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। भगत सिंह एक्शंस लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद इंस्पायर्ड यूथ टुवर्ड्स आर्म्ड स्ट्रगल, और ये जितने भी युवा होते हैं उनको सशस्त्र विद्रोह के लिए और स्ट्रगल के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग थे, ये क्रांति लाना चाहते थे, ठीक है, विद थोड़ा हिंसा के तरीके से। रोल ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, अब जो समाज में सुधार हुए थे उनका क्या रोल था, ठीक है। तो इनमें भी बहुत सारे अलग अलग रोल हुए थे, मूवमेंट्स चलाए गए थे, आंदोलन लाइक आर्य समाज के द्वारा, और अलीगढ़ मूवमेंट था, अलग अलग थे, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और ब्रह्म समाज द्वारा। इस समाज में कुरीतियों को खत्म करके, ये ऐसे मूवमेंट्स थे जो कुरीतियों को खत्म करने पे ज़्यादा बात करते थे, जो मतलब चली आ रही थी भारत में उस टाइम। तो उसमें सबसे एक्टिव थे आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, ब्रह्म समाज। प्रोवाइडेड अ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, इन्होंने सांस्कृतिक तौर पे और बहुत ही बुद्धिमत्ता हम कह सकते हैं फाउंडेशन रखी थी नेशनलिज्म की, ठीक है। एक गलत बात के लिए आवाज़ उठाई गई थी यहाँ इसमें। फिर उसी के साथ कम्युनल ट्रेंड्स और चैलेंजेस देखने को मिले, जहाँ पर क्या होता है ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है कम्युनल पॉलिटिक्स का, सांप्रदायिकतावाद का जो हमें देखने को मिला, एक ट्रेंड आया था बीच में विद द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जहाँ मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्मेशन हो जाती है, बन जाती है, वहीं पे सांप्रदायिकता, दोनों धर्मों को अलग अलग करना, डिवाइड रूल की पॉलिसी लेके आना। द ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी? ब्रिटिश लोग चाहते थे डिवाइड करो फिर इन पे राज करो, यानी पहले इनको तोड़ो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबको अलग अलग तोड़ो फिर उन पे रूल करो, ठीक है। वर्सेंट्स हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को खराब कर दो, वर्स कर दो, एकदम खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट फेज में ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब ब्रिटिश इंडिया के अंदर लोकतंत्र की बात कैसे उठती है, ब्रिटिश इंडिया ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी पे कैसे बिलीव करने लगता है, कैसे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले अर्ली डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन। पहले अर्ली डिमांड उठती है रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि अब हमें डिमांड किस चीज़ की करनी है, हमें हमारे प्रतिनिधि मतलब हमें
खुद आगे आके प्रतिनिधित्व करना है अपने इंडियंस का। तो इंडियन वॉइसेस, जो भारत में आवाज़ें हैं, बिगेन डिमांडिंग, किस चीज़ के लिए उठने लगी? पार्टिसिपेशन के लिए, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का अधिकार होना चाहिए थ्रू पिटिशंस, ताकि हम अपील्स कर सकें, रेजोल्यूशंस लेकर आ सकें, प्रस्ताव दे सकें। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 के अंदर, इंडियन काउंसिल एक्ट, और 1892 के अंदर आता है इंट्रोड्यूस लिमिटेड इंडियन मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ये जो एक्ट्स आते हैं, जिन्हें हमने अपने वीडियोस में डिटेल से कवर किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की प्लेलिस्ट में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके के नॉर्मली लिमिटेड, बहुत जहाँ पे इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बहुत कम कर दिया गया है। फिर उसका क्या फ़ायदा जब जहाँ पर इंडियन ही पार्टिसिपेट ना कर सके? तो ऐसी काउंसिल्स आती है। हाँ, और फिर हमने मॉडरे मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, उनको भी फेस किया, जो 1909 के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर सारे ऊपर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। तो ये सब पार्टिसिपेट थोड़ा थोड़ा इन्होंने सबने मिलके, जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इवोल्यूशन में, जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं उन सब के अंदर पार्टिसिपेट हुआ है। तो मॉडरे मिंटो एक्ट में हम पढ़ लें, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, अलग अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदूज़ के लिए अलग इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्शन से रिलेटेड, उनकी बात की गई। स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट रिटेन ब्रिटिश डोमिनेंस। इसमें थोड़ा सा प्रयास किया गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिले, लेकिन क्या हुआ, लिमिटेड ही रखा गया इसमें भी। फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे कहा जाता है सुधार था, ये 1919 के अंदर आया गया था। इंट्रोड्यूस डायरकी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। द्वैत शासन जिसे कहा जाता है एट द प्रोविंशियल लेवल, यानी छोटे स्तरों पर, जो प्रोविंशियल प्रांतीय स्तर होते हैं, वहाँ पर द्वैतवाद को, यानी दो तरह के डायरकी, डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड कैटेगरीज। कुछ सब्जेक्ट को रिजर्व किया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसा आज हम देख सकते हैं 7th शेड्यूल में हमारे यूनियन और स्टेट के बीच में है। वैसा इस टाइम क्या था, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट जो कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, उसको नेशन अपने पास रखती थी, यानी सेंट्रल, और ट्रांसफर उन्हीं सब्जेक्ट्स को किया जाता था जो कि कम इंपॉर्टेंस के होते थे। ये ब्रिटिश इंडिया में होता था नॉर्मली। तो ये एक स्टेप था टुवर्ड लिमिटेड प्रोविंशियल सेल्फ रूल के, लिमिटेड प्रोविंशियल रूल, पूरी तरीके से सेल्फ रूल की आज़ादी नहीं दी गई है, लिमिटेड थी। फिर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ऐसे राजनीतिक संगठन उभर कर आते हैं जिनकी ग्रोथ होती है, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। उसको थोड़ा एक्सपेंड किया गया, जहाँ पे प्रांतीय, जो हम कहते हैं लॉ बनाने की विधान परिषदों को थोड़ा ग्रोथ किया गया। राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक स्वराज पार्टी अब उभर के आती है सामने। ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, पूरी ऑर्गेनाइज थी, संगठन में थी। तो क्या नाम था इसका? स्वराज पार्टी, चैलेंजिंग कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और स्वराज पार्टी ने आते ही जो ब्रिटिश शासन का प्रशासन है उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया था। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांटेड कर देता है। और 1937 के अंदर इलेक्शंस भी हेल्ड होते हैं हमारे यहाँ। कांग्रेस जो होती है, फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन सेवरल प्रोविंसेस। अब कांग्रेस को बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से सेवरल प्रोविंसेस प्रोवाइड की गई। गिविंग इंडियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सब्सटेंशियल पॉलिटिकल गवर्नेंस। पहली बार इंडियंस को ऐसा फील करवाया गया कि हाँ, आप अपना राज कर सकते हैं खुद। मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है पूरी जो जनता है वो कर सकती है पार्टिसिपेट। ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रोड, और इसी के साथ इलेक्ट्रोड जो थे, जो मतलब वोट देने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, उसको बढ़ाया गया थ्रू रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन फिर भी उसे किस चीज़ से रोक दिया कि जिसके पास प्रॉपर्टी है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। तो ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन पीपल, और इसके साथ कॉमन पीपल, पीजेंट्स एंड लोअर कास्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेस। और इसी के साथ बाद में क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट हुई थी, नॉर्मल लोग थे, पीजेंट्स थे, लोअर लोग थे, कास्ट थी, उनको भी बाद में पार्टिसिपेशन मिली। इसके साथ इसीलिए तो ग्रेटर मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। फिर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन प्रिंसली स्टेट। अब देसी रियासतों में कैसे ग्रोथ होती है, नेशनल राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागती है, और डेमोक्रेसी की भावना कैसे जागती है। तो अनलाइक ब्रिटिश इंडिया, लेकिन अब हम ब्रिटिश इंडिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स। जो देसी रियासतें थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, तो वो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा महाराजा हैं, जो ऑटोक्रेटिक वंशानुगत चले आ रहे हैं, वो लोग शासन करते थे, विथ लिटिल टू नो डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल। जहाँ पर पीपल्स के लिए कोई
डेमोक्रेटिक राइट नहीं हुआ करती थी। कौन? मोनार्क्स जो थे, जो राजा महाराजा, वही शासन करते थे। ओके, नेचर उस टाइम क्या था प्रिंसली स्टेट्स का, नेचर ऑफ गवर्नेंस कैसा रहा था उस टाइम? तो उसमें प्रिंसली रूलर्स एंजॉयड इंटरनल सोवरेनिटी, यानी कि जो देशी रियासतों के प्रिंस थे, राजकुमार, राजा वगैरह थे, वो रूलर्स जो थे, जो शासन करते थे, वो कैसे एंजॉय करते थे? इंटरनल सोवरेनिटी, अपनी आंतरिक संप्रभुता, बाहर नहीं, ओनली अपने राज्य में सीमित संप्रभुता को एंजॉय करते थे। पॉलिटिकल राइट्स उतने ही थे, सिविल लिबर्टीज वर मिनिमल फॉर नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि ये जो राइट्स वगैरह थी ये बाहर वालों के लिए नहीं थी, मिनिमल थी बहुत, और जो खुद अंदर इंटरनल सोवरेनिटी एंजॉय करते थे। कहने का मतलब लोगों को नहीं दी गई थी इतनी सोवरेनिटी। पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई इस समय। राजनीतिक जागरूकता कैसे आती है यहाँ पर? इन्फ्लुएंस्ड बाय द बॉर्डर इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो विशाल तरीके से व्यापक तौर पर जो भारत के अंदर मूवमेंट चलाए जा रहे थे ना, तो ये देसी रियासतें उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है, जागृत होती है कि हाँ अब जो है पॉलिटिकल अवेकनिंग आती है इनमें। फॉर्मेशन ऑफ प्रजामंडल, सब प्रजामंडल बनते हैं। पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रजा यानी पीपल, विच इज़ राजा की प्रजा जो होती है वो पीपल ही तो होती है, तो प्रजामंडल यानी पीपल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। डिमांड करते हैं, अब जो प्रजा है वो सिविल राइट्स को डिमांड करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल अवेकनिंग आ गई थी प्रिंसली स्टेट्स में। की मूवमेंट्स देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट हुए थे। तो इसमें सबसे पहले त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस 1938 के अंदर, त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस 1938 इसका ईयर है। डिमांडेड, ये डिमांड करता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, अब हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। फिर हैदराबाद स्टेट कांग्रेस है ना, वो डिमांड, और राजस्थान प्रजामंडल, ये सब डिमांड करते हैं कि अब हमें जो है कैसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोकतंत्र पर आधारित हो। रिप्रेजेंटेशन किनका होना चाहिए? पीपुल्स का होना चाहिए। एंड अदर लेड प्रोटेस्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और बाकी के लोग सभी डिमांड करते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, अब ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी क्या रहती है देसी रियासतों के प्रति, वो भी देखते हैं। शॉर्ट में ही हम लोग बहुत ब्रीफली एक एवोल्यूशन कवर कर रहे हैं, जिससे हम एक हाईलाइट्स हमारे दिमाग में चली जाएगी कि अच्छा ये चीज़ें हुई थी। थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी, ब्रिटिश कंट्रोल फॉरेन अफेयर्स बट अवॉइडेड डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल मैटर्स। अब क्या होता है? डॉक्ट्राइन आता है एक, तो जब ये डॉक्ट्राइन आता है तो अंग्रेज़ इतने चालाक थे कि उन्होंने ये डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अंदर क्या कहा गया था कि जितने भी राजा महाराजा होते हैं, राजा महाराजा राजकुमार जो भी कुछ है, वो अपनी टेरिटरी के अंदर, ओके, अपनी टेरिटरी के अंदर तो वो शासन कर सकते हैं। लाइक कोई राजा है वो अपनी टेरिटरी में शासन कर सकता है, लेकिन ये राजा है, ठीक है, ये अपनी टेरिटरी में जो मर्जी कर सकता है, लेकिन मान लीजिए टेरिटरी से बाहर यानी उसके राज्य से बाहर कुछ है ऐसा जिस पे ट्रीटी करनी होगी या फिर कुछ ऐसा करना होगा जिसमें बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट यानी फॉरेन अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पर नहीं कर सकता राजा। वहाँ पे कौन करेगा? सब कुछ ब्रिटिश करेगी वहाँ पे। तो इन्होंने एक ऐसा ही डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे इन्होंने क्या किया था, बाद में सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था फॉरेन अफेयर्स का, बट अवॉइडेड डायरेक्ट इंटरफेरेंस, लेकिन वो इंटरनल मामलों में तो बिल्कुल इंटरफेयर मैटर नहीं करेगी। 10 रिफॉर्म्स वर मच स्लोअर, इससे क्या हुआ, सुधार बहुत कम हो गए, धीरे हो गए इन प्रिंसली स्टेट्स, इसी के कारण। फिर हम देखते हैं पोस्ट 1947 के डेवलपमेंट्स क्या क्या होते हैं, जब बाद में 1947 के बाद ये डेवलपमेंट देखते हैं। इस समय क्या हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस वाज अचीव्ड थ्रू डिप्लोमेसी, फिर थोड़ी कूटनीति के तरीके से इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को महसूस किया जाने लगा और उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, साथ ही साथ थ्रू डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी होती कूटनीति, कैसे भी जो हम कहते हैं ना किसी भी तरीके से, तब हम राष्ट्र को एकीकृत कैसे करते हैं। सरदार पटेल इसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहते हैं एंड वीपी मैनन, इन दोनों की ही हमें सुननी है। प्लेड क्रूशल रोल्स, यहाँ पे बहुत शानदार क्रूशल रोल किया, परसुएडिंग प्रिंसली रूलर्स टू अकेड टू द इंडियन यूनियन, यानी भारत के अंदर मिलाने के लिए जो प्रिंसली स्टेट्स थे, रूलर्स जो थे, राजा महाराजा थे, उनको भारत में विलय करने के लिए इन्होंने बहुत तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था। हम आने वाले वीडियोस में सारा कवर करेंगे, इसमें हम बेसिक्स देखते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस थे। ओके, हमें समझ में आ जाएगी। फिर नेचर ऑफ रूल कैसा रहा था ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसली स्टेट्स में। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूल की जब हम बात करते हैं, 1 मिनट या,
तो नेचर ऑफ रूल जो है ब्रिटिश इंडिया में तो था, कॉलोनियल रूल था, लोगों का राज था जो ब्रिटिश थे उनका, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आते रहे, सुधार आते रहे, ठीक है, बाहरी विदेशियों लोगों के, ब्रिटिश नाम है तो जहाँ पे राज कौन करेगा, डायरेक्ट ब्रिटिश। प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, प्रिंस से आपको पता चल जाना चाहिए, ये नॉर्मली प्रिंस जो है राजकुमार, राजा महाराजा, ऑटोक्रेटिक रूल था, सदियों से चला आ रहा रूल्स, देसी रियासतें, ठीक। ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी कैसी थी, यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिली, स्ट्रक्चर्ड और इंक्रीमेंटल, ठीक है, और यहाँ पे वेरी डिलेड, लेट तक पहुँची थी डेमोक्रेसी, पहुँची नहीं थी, यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया गया था डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल मूवमेंट कैसी थी, ऑर्गेनाइज थी, वाइड स्प्रेड थी, फैली हुई थी और मास बेस्ड थी, लोगों पर आधारित थी। इसमें रीजनल और स्टेट स्पेसिफिक थी, अपने अपने स्टेट के हिसाब से आंदोलन चलाए जा रहे थे जैसी ज़रूरत थी स्टेट में। फिर हम देखते हैं पीपल्स का पार्टिसिपेशन कैसा था, इंक्रीजिंगली स्पेशली पोस्ट 1919 तक बढ़ रहा था, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और देसी रियासतों में बहुत लिमिटेड था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने ही क्षेत्र में अंदर वी कैन से दैट थे, मतलब इंटरनल सोवरेनिटी थी, ये बाहर नहीं आ रहे थे, ठीक है। नेशनल मूवमेंट में सेंट्रल रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रीकृत रोल था ब्रिटिश इंडिया का, लोगों का सपोर्टिव था बट वीकर पार्टिसिपेशन, देशी रियासतों सपोर्ट कर रही थी राष्ट्रीय आंदोलनों में बट वीक थी। कंक्लूजन देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का जो ग्रोथ देखने को मिलता है, ब्रिटिश इंडिया की बात कर लीजिए चाहे, ठीक है, ब्रिटिश भारत की या फिर प्रिंसली स्टेट्स की, लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियन इमरजेंस एज यूनाइटेड, यही सब चीज़ें एक तरीके से एमरजेंस के लिए नींव रखती है कि हमें यूनाइटेड होना है, एकीकृत होना है, सॉवरन होना है और हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी होना है। वाइल ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड मोर ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट्स, वहीं ब्रिटिश इंडिया को बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट झेलने पड़े थे एंड ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, संविधानों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। प्रिंसली स्टेट्स सॉ डिलेड बट सिग्निफिकेंट अवेकनिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक लाइफ, लेकिन प्रिंसली स्टेट ऐसी बात नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स में कोई मूवमेंट नहीं चलाए गए थे, हुआ था लेकिन डिले था, बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ था। बोथ रीजन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र की एकीकरण में दोनों ही जो रीजन्स थे उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस शेपिंग द प्लूरलिस्टिक फेडरल कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और मॉडर्न इंडिया का फेडरल कैरेक्टर, बहुलवादी फेडरल कैरेक्टर बनाने में सहयोग दिया। तो इसी के साथ आज हमने कवर किया हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कैसे ट्रेंड्स आए थे राष्ट्रवाद और डेमोक्रेसी में ब्रिटिश भारत के अंदर और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बाकी के वीडियोज़ देखने के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा इस चैनल को, इफ़ यू वॉन्ट ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।